हेलो एवरीवन, ओके सिंह पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर वाइज बाल विकास सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम लोग मेमोरी एंड फॉरगेटिंग यानी कुछ मेमोरी के 10 प्रमुख क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आसान क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक से कोरिलेट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो पूरी पूरी प्ले लिस्ट को आराम से। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्यक्तिगत अनुभवों की हमारी स्मृति को कहा जाता है। जो व्यक्तिगत अनुभवों की हमारी स्मृति होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रक्रियात्मक स्मृति, आर्थिक स्मृति, लंबी अवधि की स्मृति या फिर प्रासंगिक स्मृति। आवर मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक स्मृति यानी प्रोसीड्यूरल मेमोरी, या फिर आर्थिक स्मृति यानी सिमेंटिक मेमोरी, या फिर लंबी अवधि स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, और प्रासंगिक स्मृति को क्या बोलते हैं? एपिसोडिक मेमोरी। अब बताओ कि व्यक्तिगत अनुभवों की हमारी स्मृति को क्या बोला जाता है? जो व्यक्तिगत अनुभव से याद रखती है, उसमें संबंधित होती है। तो आसान है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो हमारी प्रासंगिक होती है, प्रसंगों से जुड़ी होती है, हमारी किसी घटनाओं से जुड़ी होती है, उसे प्रासंगिक स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी बोला जाता है। और यह हमारे व्यक्तिगत अनुभव को हमारी स्मृति के रूप में सम्मिलित करती है। ठीक है, जैसे प्रासंगिक स्मृति के रूप में और क्या होता है? यह आत्मकथा घटनाओं जैसे कि समय, स्थान संबंधित भावनाओं और अन्य प्रासंगिक क्या, कब, क्यों, कैसे, इन सबको स्पष्ट रूप से इसमें के माध्यम से स्टोर किया जाता है, रखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो यह सीरीज जो है आपकी चैप्टर वाइज चल रही है। अगर आप लोग इसमें नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्न में से कौन सी विस्मृति का कारण नहीं? विस्मृति का कारण कौन सा नहीं होगा? सेकंड बताना है। फॉरगेटिंग के रूप में कौन सा फॉरगेटिंग का कारण नहीं है विस्मृति का? तो सीखने में कमी यानी अंडर लर्निंग, स्मरण करने की इच्छा यानी डिजायर टू रिमेम्बर, या फिर मानसिक द्वंद यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर सीखने की दोषपूर्ण विधियां, डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्मरण करने की इच्छा। डिजायर टू रिमेम्बर यह फॉरगेटिंग का कारण नहीं होता है। अगर आपको याद करने की इच्छा है, स्मरण करने की इच्छा है, तो उसमें फॉरगेट कैसे करेंगे? अगर आप इच्छा से काम कोई कर रहे हैं तो वह विस्मृत नहीं होगा, बल्कि वह जीवन पर्यंत याद रहता है। ठीक है, जबकि आपकी सीखने में कमी तो यह विस्मृति का कारण होगा। मानसिक द्वंद ये भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में तो भी दिक्कत होगी, और सीखने की दोषपूर्ण विधियां हैं तो भूल ही जाएंगे। अगर आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज किसी भी चीज को करेंगे तो एक क्रम सीक्वेंस बना रहता है, उससे याद भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। छात्र अपने पाठ को न भूलें, इसके लिए निम्न में से आप क्या करें? यहाँ पे बताना है कि छात्र अपने पाठ को न भूलें। कोई अगर पाठ पढ़ रहे हैं छात्र, वह न भूलें, इसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, आप गृह कार्य के लिए प्रश्न दे देंगे, या फिर आप नई परिस्थितियों में पिछले ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप पिछले ज्ञान को संशोधित करेंगे, या फिर अलग अलग उदाहरण देंगे। थर्ड का आंसर बताना है यहाँ पे। छात्र अपने पाठ को न भूलें, इसके लिए निम्न में से आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर बी नंबर, आप नई परिस्थितियों में पिछले ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब आप नई परिस्थितियों में पिछले ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका पिछला पाठ है पढ़ाया गया, तो उसको भूलने में रोका जा सकता है। ठीक है, यानी कोरिलेट किया जाता है। जैसे कि नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लासरूम में, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए, या फिर आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे होगे तो सबसे पहले कल जो वीडियो देखोगे उसको थोड़ा सा जल्दी से स्पीड में करके रिवाइज कर लो, उसके बाद नए टॉपिक को देखो। उससे पिछला वाला भी याद रहेगा और नया वाला भी याद करोगे। हो सकता है दोनों का कोरिलेशन हो जाए, संबंधित पाठ हों एक दूसरे से, और सारे पाठ संबंधित ही होते हैं, तो उसमें भूलोगे नहीं और बार बार भटकने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए क्रम से देखा करो, क्रम से याद करा करो, और थोड़ा बहुत रिवाइज भी करते जाया करो जो पिछली बार देखे हो पिछले दिनों में। थर्ड का आंसर बी नंबर। ये जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है बहुत कुछ सिखाती है। थर्ड का आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक छात्र जो चीजों को भूल जाता है, एक स्टूडेंट है जो चीजों को भूल जाता है,
एक अच्छा शिक्षक द्वारा कौन सी रणनीति को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक छात्र अगर चीज़ों को भूल जा रहा है या याद नहीं कर पा रहा है, तो एक टीचर होने के नाते आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी का उपयोग करना चाहिए वहाँ पे बच्चे को याद रखने में। 4 का कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखो। उसे प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला देकर उससे यह लगातार पढ़ने के लिए कहें। उसे प्रश्न उत्तर की कुछ एक टेक्स्ट बुक या लिखवा दीजिए रफ नोट में, और बोलिए कि इसको याद करते रहो, पढ़ते रहो, तो उससे वो नहीं भूलेगा, या फिर उसके याद करने में मदद करेंगे आप, या फिर उसे अलग से आप पढ़ा दीजिए। फिर कुछ विचारों या उपायों को देकर उसके स्मृति को मजबूत करने में मदद करिए, या फिर ऊपर के सभी जितने भी ABCD दिए हैं चारों ऑप्शन होने चाहिए। बताओ इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर। कुछ विचारों या उपायों को देकर उसके स्मृति को मजबूत करने में मदद करना चाहिए। अगर उसकी स्मृति मजबूत हो जा रही है धीरे धीरे प्रोसेस के माध्यम से, तो बेहतरीन तरीके से याद कर पाएगा। तो हमें एक टीचर होने के नाते इस प्रकार की मेथड को अपनाना चाहिए। ठीक है। उसे अलग से पढ़ाना, तो ये कितने बच्चे होते हैं क्लासरूम में, ये पॉसिबल नहीं होगा। और उससे रटने के लिए बोलना कि मतलब किताब में जो क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं तो रटो, उससे वह उसका याद नहीं बढ़ेगा, याददाश्त नहीं बढ़ेगी, बल्कि वह बोर और हो जाएगा। 4 का आंसर यहाँ पे सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का अधिगम शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान का अधिगम शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। वाई इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू लर्न साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अधिगम शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। अधिगम शिक्षक यानी लर्निंग टीचर जो है, तो उसमें मनोविज्ञान साइकोलॉजी का क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले शिक्षक का वेतन अधिक होता है। ऐसे भी ऑप्शन होते हैं। चलो बी नंबर देखते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले शिक्षक स्कूल में उच्च पद या स्थिति का आनंद लेते हैं, या फिर क्योंकि वह अनिवार्य होता है, या फिर क्योंकि छात्रों के मनोविज्ञान को समझे बिना पढ़ाना मुश्किल है। मनोविज्ञान का अधिगम शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। 5 का आंसर बताना है। इसका आंसर डी, क्योंकि छात्रों के मनोविज्ञान को समझे बिना पढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए मनोविज्ञान की जरूरत होती है, न कि अध्ययन करने वाले शिक्षक का वेतन बढ़ जाएगा इससे, या फिर स्कूल में उच्च पद या स्थिति का आनंद लेते हैं इसके कारण, या फिर यह अनिवार्य है। ये भी तो फिर बोरिंग हो जाएगा ना, अनिवार्य होगा तो। टीचर्स को अनिवार्य उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि समझने के लिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो साइकोलॉजी को जानना जरूरी होता है। 5 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान सामान्यतया मानव से संबंधित होता है। जो आपकी साइकोलॉजी है वो सामान्य रूप से मानव से संबंधित होती है। तो किस प्रकार से, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, या फिर इन सभी से। 6 का आंसर बताना है। मनोविज्ञान सामान्यतः संबंधित होता है। साइकोलॉजी जनरली डील्स विथ ह्यूमन फीलिंग के माध्यम से, या फिर विचारों के माध्यम से यानी थॉट्स के माध्यम से, या फिर बिहेवियर के माध्यम से, या फिर ऑल ऑफ दीज। 6 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये सभी से यानी फीलिंग से जुड़ा होता है, थॉट से जुड़ा होता है, बिहेवियर से जुड़ा होता है। ये साइकोलॉजी सभी परिप्रेक्ष्य को अपने में समाहित करता है। 6 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सिद्धांत बताता है कि कार्यशील स्मृति दोनों नियमों और डेटा को रखती है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो कार्यशील स्मृति के बारे में, दोनों नियमों और डेटा को रखती है के बारे में बताता है, वर्किंग मेमोरी के बारे में। तो ऑप्शंस देख लो। संरचनात्मक सिद्धांत यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, या इनमें से कोई। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कार्यशील स्मृति के दोनों नियमों और डेटा को रखती है। तो यहाँ पे 7 का आंसर ए नंबर, संरचनात्मक सिद्धांत यानी
स्ट्रक्चरल थ्योरी, ठीक है, जो कार्यशील स्मृति के दोनों नियमों और डेटा को रखती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? अब बताना है अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं है। स्व कार्यान्वयन का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यक्तिकरण सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है विच वन इज नॉट कंसिडर्ड ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा। पहला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी यानी ए नंबर, स्व कार्यान्वयन सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी, या फिर व्यक्तिकरण सिद्धांत यानी इंटरफेरेंस थ्योरी, या फिर उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत यानी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। 8 का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यक्तिकरण सिद्धांत यानी इंटरफेरेंस थ्योरी। व्यक्तिकरण सिद्धांत एक प्रेरणा सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है, यह अन्य 3 विकल्पों का प्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है, जबकि ये व्यक्तिकरण जो है प्रेरणा का सिद्धांत नहीं होता है। तो ये स्व कार्यान्वयन सिद्धांत प्रेरणा से संबंधित होता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रेरणा से संबंधित होता है, और उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत भी प्रेरणा से संबंधित होता है, जबकि व्यक्तिकरण सिद्धांत इससे रिलेट नहीं करता है, इंटरफेरेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, एडीएचडी संकेताक्षर का पूरा नाम क्या होगा? यहाँ पे एडीएचडी का फुल फॉर्म बताना है। यह एक डिसेबिलिटीज है, तो इसका फुल फॉर्म क्या बोला जाता है? हिंदी में लिखा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर वैटिलेंटिक डिसऑर्डर, या फिर अटेंटिव डिजाइन एंड डिसऑर्डर, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑल राइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी का फुल फॉर्म यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? ये तो सभी कर सकते हो, आसान है। इसको किस रूप में जाना जाएगा? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी सी नंबर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 9 का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्यों एक शिक्षक को छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करना चाहिए? यानी एक टीचर्स को छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करना चाहिए। इसका क्या उपयोग होता है? कुछ ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि छात्रों को कौशल के साथ बांटना जो उन्हें बाद में जीवन में चुनौती का सामना करने में मदद करेंगे। छात्रों को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना चाहिए टीचर्स को। छात्रों को अपने परिवारों के साथ बेहतर संबंध बनाने में सक्षम बनाने के रूप में, या फिर कोई नहीं। 10th का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक शिक्षक को छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित क्यों करना चाहिए? 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि छात्रों को कौशल के साथ बांटना जो उन्हें बाद में जीवन में चुनौतियों को सामना करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हुआ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के 10 प्रमुख क्वेश्चंस को। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और ये भी बता सकते हो कितने मार्क्स मिले हैं ईमानदारी के साथ। कई लड़के इसमें कोशिश करते हैं 10 में 10, लेकिन वो दिखाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए आपको, क्योंकि अब तो इतनी तैयारी हो चुकी है कि बस अब प्रैक्टिस ही करना होता है, प्रैक्टिस में पूर्ण रूप से सहयोग करना होगा। ठीक है, चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।